हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पादप जगत का वर्गीकरण। अब तक हम लोगों ने जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था और R.H. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग इसको 5 किंगडम सिस्टम इसने दिया था, उसके बारे में हमने बात करी थी, जनरल इंट्रोडक्शन उसका लिया था। 5 किंगडम उसमें बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो प्लांटी की हम लोग बात करेंगे, फंजाई की हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर चुके थे। डीपली स्टडी करेंगे किसके बारे में? प्लांटी के बारे में, पादप जगत का वर्गीकरण। सबसे पहली बात करें तो देखिए, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसका नाम है बॉटनी। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत पादपों का या प्लांट्स का स्टडी किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसको बॉटनी के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर फादर ऑफ बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। बॉटनी का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता इसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। सबसे पहली अगर बात करें तो यहाँ पर थियोफ्रेस्टस ने पादपों के बारे में बताया था, पादपों के बारे में वर्गीकरण इन्होंने दिया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इसने दिया था सबसे पहले, और प्रमुख रूप से क्लासिफिकेशन जब दिया था इसने, तो इसकी एक बुक थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम नाम की एक बुक थी, उसमें इसने अपना पब्लिकेशन शो किया था और अपना जो भी कॉन्सेप्ट थे क्लासिफिकेशन के वो इन्होंने दिए थे। कैरोलस लीनियस ने टोटल 24 वर्ग बनाए, जितने सारे भी पादप थे उन समस्त पादपों के 24 वर्ग इन्होंने बनाए। अब उन 24 वर्गों के अंदर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 23 वर्ग जो बनाए वो तो पुष्पीय पादपों के थे। पुष्पीय पादपों के मतलब जिनमें फ्लावरिंग होती है, और एक वर्ग जो था वो अपुष्पीय पादपों का था। अपुष्पीय पादपों का था। तो टोटल कितने हो गए? 23 वर्ग तो हो गए किसके? पुष्पीय पादपों के, और एक वर्ग हो गया किसका? अपुष्पीय पादपों का। तो इस प्रकार से टोटल वर्ग जो हुए वो 24 हुए। अब ये वर्गीकरण जो इन्होंने दिया था, 24 वर्ग जो बनाए थे, ये पुष्पीय लक्षणों या लैंगिक लक्षणों के आधार पर ये वर्गीकरण इन्होंने दिया था। लैंगिक लक्षणों को इन्होंने सर्वोपरि माना था और इसके आधार पर 24 वर्ग बनाए, जिनमें से 23 तो किसके हो गए? पुष्पीय के, और एक वर्ग हो गया अपुष्पीय पादपों का। इसके बाद में अगर बात करें तो एक बेंथम एंड हुकर, ये दो साइंटिस्ट हुए, और इन दोनों साइंटिस्ट ने भी क्लासिफिकेशन किया पादपों का। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने जो अपना पब्लिकेशन किया था वो किसमें शो किया था? एक बुक थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो बुक थी उसमें इन्होंने वर्गीकरण अपना दिया, और इनके अनुसार इनके जो मुख्य लक्षण थे वो जातिवृत्तीय लक्षण थे, मतलब उनकी स्पीसीज किस टाइप की हैं उसके आधार पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। अगली जो है वो साइंटिस्ट हुए हैं एपीडी कैंडोले। इस एपीडी कैंडोले ने क्या है, आगे वर्गीकरण दिया इन प्लांट्स का, और वो वर्गीकरण क्या दिया था इन्होंने? 2 कैटेगरी इन्होंने बनाई एपीडी कैंडोले ने। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई? दो डिवीजन इन्होंने बनाए। ये पादप हैं, पादपों के 2 डिवीजन बनाए। पहला जो बनाया वो अपुष्पोद्भिद का बनाया। अपुष्पोद्भिद मतलब ऐसे पादप जिनके जीवन काल में कभी भी पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, पुष्प नहीं आते, फ्लावरिंग जिनके अंदर नहीं होती है, उनको अपुष्पोद्भिद, या इनको दूसरा नाम दिया जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं इनको? क्रिप्टोगैम्स। ठीक है। और दूसरे जो कैटेगरी के हैं वो कौन से हैं? पुष्पोद्भिद। इनको कहा जाता है फेनेरोगैम्स, जिनमें पुष्पन की क्रिया होती है। क्रिप्टोगैम्स की अगर बात करें तो क्रिप्टोगैम्स जो हैं
उनके सब डिवीजन बनाए 3, कौन कौन से? पहला है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो कितने सब डिवीजन हो गए? 3 हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा कैसे होते हैं? जिनकी बॉडी थैलस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इट मीन्स रूट स्टेम और लीव्स की जिनके अंदर एब्सेंसी होती है, अभाव होता है, उनको किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में। तो जितने सारे भी शैवाल आते हैं वो सब किस में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रायोफाइट की, तो वो कौन से डिवीजन, सब डिवीजन में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं। और ये जो सब डिवीजन है, इसके अंदर काउंट किया गया किसको? टेरिडोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स। और इधर की तरफ अगर बात करें पुष्पोद्भिद की, तो पुष्पोद्भिद के अंदर किस किस को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। और ये है कौन से? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन दे दिया किसने? AP डी कैंडोले ने, AP डी कैंडोले ने ये क्लासिफिकेशन दे दिया। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने डिवीजन बना दिए? 2, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो हैं जिनमें कभी पुष्पन की क्रिया नहीं होती, फेनरोगेम्स वो हैं जिनके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। क्रिप्टोगेम्स को 3 सब डिवीजन में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का शरीर जो होता है वो थैलस के फॉर्म में होता है, अविभेदित होता है, और इसके अंदर शामिल किया जाता है किसको? शैवालों को। ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइट्स को। अनावृत बीजी की अगर बात करें तो ऐसे पादप जिनके बीज के बाहर आवरण नहीं पाया जाता है, बीज ढके हुए नहीं होते हैं, अर्थात बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, उन पादपों को अनावृत बीजी की कैटेगरी में रखा जाता है। अगली बात करें तो आवृत बीजी। आवृत बीजी जो होते हैं, ये आवृत बीजी कैसे होते हैं, किनको कहा जाता है? आवृत बीजी। तो आवृत बीजी जो होते हैं उनके बीज के बाहर आवरण पाया जाता है, और ये आवरण फलभित्ति के रूप में होता है, अर्थात फलभित्ति के द्वारा बीज ढके हुए रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, हवा में खुली अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कौन से हो गए? आवृत बीजी। अब जैसे अनावृत बीजी की मैं बात करूं तो साइकस है, पाइनस है, तो ये सब कैसे हैं? अनावृत बीजी। और आवृत बीजी की बात करें तो आम, नीम, पीपल, बबूल, ये सब क्या हैं? ये अमरूद, ये सब क्या हैं? आवृत बीजी हैं। शैवालों की अगर बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मार्केंसिया है, तो मार्केंसिया एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करूं तो जैसे लाइकोपोडियम है, तो लाइकोपोडियम एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। समझ आ गई बात? तो ये एक वर्गीकरण दिया था पादपों का AP डी कैंडोले ने, और इसके लिए 2 ग्रुप इसने बनाए थे। कौन कौन से? एक है पुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। समझ में आ गई होगी बात? आगे देखिए, जैसे हम लोग अब बात करें किसकी? पादप जगत की। ये तो वर्गीकरण हो गया। पादप जगत के अगर लक्षण हम लोग देखें तो पादप जगत जो होता है उसके अंदर किसको शामिल किया जाता है? समस्त एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और कोशिका भित्ति युक्त जो जीव होते हैं, कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल युक्त जो जीव होते हैं, उन कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल युक्त जितने सारे भी जीव हैं उन सबको शामिल किया जाता है किसके अंदर? पादप जगत के अंदर।
कैसे होंगे? देखिए, एक कोशिकीय होंगे, जैसे शैवाल होते हैं, क्लेमाइडोमोनास है, एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय की अगर बात करें तो बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक प्रकार के होंगे, कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जाएगी और क्लोरोफिल की उपस्थिति इनके अंदर होगी। तो ऐसे जो भी जीव होंगे उनको पादप जगत के अंदर काउंट किया जाएगा। अगली बात करें तो देखिए, ये जो पादप होते हैं, इन पादपों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल अगर उपस्थित है तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या काम करेंगे? ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब भोजन तो ये बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये कैसी प्रकृति के हो जाएंगे? स्वपोषी प्रकृति के हो जाएंगे। स्वपोषी का मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने वाले। ठीक है। संचित भोज्य पदार्थ जो होगा, वो संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होगा? ये संचित भोज्य पदार्थ जो होगा वो होगा स्टार्च के रूप में। जनरली किसके रूप में रहेगा? स्टार्च के रूप में रहेगा। कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जा रही है और क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ये दोनों लक्षण होने चाहिए, तब आप इनको किस में रखेंगे? पादप जगत के अंदर रखेंगे। स्वपोषी क्यों हो गए? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इसलिए स्वपोषी की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। अगली बात करें तो देखिए, इनके अंदर जनन जो होता है वो जनन किस प्रकार का होता है? कायिक जनन इनमें पाया जाता है, अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है और लैंगिक जनन पाया जाता है। तो जनन कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कायिक जनन जो होता है, ये कायिक जनन क्या होता है? किसको कहते हैं कायिक जनन? जब पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको कायिक जनन कहते हैं। तो ये कायिक जनन की उपस्थिति होती है। अलैंगिक जनन जो होता है वो जनरली बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणु बनते हैं इसके अंदर। और लैंगिक जनन जो होता है यो युग्मक निर्माण के द्वारा होता है, जिसके रूप में नरयुग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों प्रकार के युग्मक इसमें बनते हैं, नरयुग्मक भी बनते हैं और मादा युग्मकों का निर्माण भी होता है। समझ आ गई बात? तो इस प्रकार से क्या है, ये पौधे जो होते हैं या पादप जगत की अगर बात करें तो पादप जगत के अंदर तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। कौन कौन से हैं पादप? देखिए, शैवाल हैं, शैवालों को पादप में रखा गया है पादप जगत के अंदर। ब्रायोफाइट को पादप जगत के अंदर रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, टेरिडोफाइट को पादप जगत के अंदर रखा गया है। टेरिडोफाइट को पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है, मतलब ये रेंग कर चलते हैं ये पादप। तना जो होता है वो सीधा नहीं रहता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सरीसृप। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी कहते हैं और एंजियोस्पर्म जो होते हैं उन एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब किसके अंदर आते हैं? पादप जगत के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पादप जो हैं सामान्यतः किस रूप में पाए जाएंगे? स्वपोषी के रूप में पाए जाएंगे, क्योंकि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। समझ आ गई बात? देखिए, युग्मकों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है और बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजाणु जो होते हैं ये तो बनते हैं बीजाणुधानियों में, और युग्मक जो निर्माण होता है वो युग्मकों का निर्माण जननांगों में होता है। अब नर युग्मक बन रहे हैं तो नर जननांगों में इनका निर्माण होगा, मादा युग्मक बन रहे हैं तो मादा जननांगों में इनका निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जननांग जो होते हैं उन अलग अलग जननांगों में इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पादप जगत के अंदर थैलोफाइटा जो है, उस थैलोफाइटा के रूप में कौन पाया जा रहा है? पहचान तो आपको आई गई। पादप अगर है तो कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल दोनों होने चाहिए। पादप जगत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? शैवाल। शैवाल होगी। तो शैवाल जो है इनको कहा जाता है एल्गी। ठीक है। तो ये जो एल्गी होते हैं, एक ब्रांच आती है जिसका नाम है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी
लॉजी किसको कहते हैं? फाइकोलॉजी। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब ये फाइकोलॉजी जो है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? शैवालों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो फाइकोलॉजी कहलाती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है F.E. फ्रिस्ट। तो F.E. फ्रिस्ट जो है, इस F.E. फ्रिस्ट को फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है पूरे विश्व लेवल पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो एक है वैज्ञानिक जिनका नाम है O.P. आयंगर। तो O.P. आयंगर को भारत में शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भारत में जनक है शैवालों का। कौन है? O.P. आयंगर, क्योंकि इन्होंने बताया था इसके बारे में, शैवालों के बारे में, तो इसलिए भारत में जनक कौन हो गया? O.P. आयंगर हो गया। समझ में आ गई बात? अब अगली अगर बात करें तो देखिए, शैवाल जो हैं, उन शैवालों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। तो वही सेम लक्षण है पादपों के अंदर शामिल किया गया है, इसलिए कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जाती है, कोशिका भित्ति। और दूसरा क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति इन शैवालों में पाई जाती है। क्लियर है? अगली बात करें तो देखिए, ये एक कोशिकीय भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास के बारे में, तो क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। इसके अलावा ये बहुकोशिकीय और विशालकाय भी होते हैं। बहुकोशिकीय या विशालकाय शैवाल के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर कैल्प की, तो कैल्प एक शैवाल है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 100 मीटर होती है। कैल्प देखिए, अगर पादप शरीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लंबाई तो मैंने आपको बता दी कितनी। कैल्प जो होता है वो लगभग 100 मीटर लंबा होता है, और 100 मीटर लंबा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, एक कोशिकीय होता है। अगला देखिए, पादप शरीर जो होता है वो सुकाय के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? सुकाय। सुकाय का मतलब होता है थैलस, और थैलस जो होता है वो अविभजित शरीर होता है। थैलस कैसा शरीर होता है? अविभजित होता है, मतलब ये जड़तना पत्ती में बटा हुआ नहीं होता है। जड़तना पत्ती का, जड़तना और पत्ती का अभाव होता है। जड़तना पत्ती का क्या होता है? इनके अंदर अभाव होता है, एब्सेंस इनके अंदर पाई जाती है। अगली बात करें तो देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल जो होता है ये भोजन संश्लेषण का काम करता है, भोजन का निर्माण करने का काम करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करेगा और भोजन का निर्माण कर लेगा। अगली बात करें तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति जो होती है ये किसकी बनी होती है? या तो बनी होती है सेल्यूलोज की, और या फिर बनी होती है पेक्टोज की। या तो बनी होती है सेल्यूलोज की, या फिर बनी होती है पेक्टोज की। तो सेल्यूलोज और पेक्टोज दोनों में से जैसे ये कोशिका भित्ति है, तो अंदर की तरफ तो पाया जाएगा सेल्यूलोज, और बाहर की तरफ होगा पेक्टोज। समझ आ गई बात? अंदर की तरफ तो कौन होगा? सेल्यूलोज, और बाहर की तरफ क्या उपस्थित होगा? पेक्टोज होगा। तो इस प्रकार की स्थिति कोशिका भित्ति में पाई जाती है। क्लोरोफिल मैंने आपको बता ही दिया। तो क्लोरोफिल और कोशिका भित्ति दोनों मुख्य लक्षणों की उपस्थिति के कारण इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? पादप जगत के अंदर रखा गया है। प्रकृति अगर देखें तो प्रकृति कैसी होती है कि स्वयंपोषी प्रकृति के होते हैं, मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अगली बात करें तो देखिए, शरीर जो होगा वो कैसा होगा? अविभजित होगा, मतलब बटा हुआ नहीं होगा, जड़तना पत्ती में बटा हुआ नहीं होगा। उपस्थिति की अगर बात करें तो या ये कहां पर जलीय होते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा नम भूमि जो होती है उस नम भूमि में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। समझ में आ गई बात? अगली बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्या है? प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो एक कोशिकीय भी होंगे, बहुकोशिकीय भी होंगे। मतलब थैलस में क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। जनन की बात करें तो जनन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? कायिक जनन भी इनके अंदर पाया जाता है, अलैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है,
और इसके अलावा लैंगिक जनन पाया जाता है। तो तीनों प्रकार का जनन इनके अंदर उपस्थित होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों प्रकार का जनन होता है। कायिक जनन की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, खंडन के द्वारा होता है, मतलब कोई भाग, कोई शरीर में से कोई पार्ट अगर टूट गया तो वो नए पौधे का निर्माण कर लेता है, इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब ये जो बीजाणु होते हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु भी होते हैं और अचल बीजाणु भी होते हैं। चल और अचल दोनों प्रकार के बीजाणु ये पाए जाते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है, तो बीजाणु धानी जो होती हैं उन बीजाणु धानी या स्पोरेंजिया के अंदर इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं तो लैंगिक जनन जो होता है उसके लिए जननांग पाए जाते हैं, जिनमें से नर जननांग को कहा जाता है पुंधानी और मादा जननांग को कहा जाता है अंडधानी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या बनते हैं, पुंधानी के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है और ये नर युग्मक जो होते हैं वो पुंगणु होते हैं और अंडधानी के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। मादा युग्मक जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। ठीक है, अब इन युग्मकों में अगर देखा जाए तो युग्मक जो होते हैं वो तीन प्रकार की स्थिति में होते हैं। तीन प्रकार की कौन सी स्थिति है, एक तो है समयुग्मकी स्थिति, समयुग्मकी स्थिति। तो समयुग्मकी स्थिति क्या होती है, किसको कहते हैं समयुग्मकी स्थिति, जब बनने वाले युग्मक आकार, आकृति और संरचना और कार्य की मतलब काम करने की क्षमता, कैसे फंक्शन शो कर रहे हो उस सब में अगर समान है, दिखने में समान है, काम करने में समान है, संरचना में समान है, जब तो क्या हो गए समयुग्मकी। विषम युग्मकी किसको कहा जाता है, विषम युग्मकी जब बनने वाले युग्मक आकार में, आकृति में और कार्य की संरचना में सब में कैसे हो, एक दूसरे से भिन्न हो, तो उनको क्या कहा जाता है, विषम युग्मकी। ये समान होंगे, ये सारी चीजों में भिन्न होंगे। एक तीसरी टर्म और आती है जिसका नाम है असम युग्मकी। इन दोनों में अंतर याद रखना थोड़ा सा, ये दोनों डिफरेंट हैं, लगते एक जैसे हैं। यहाँ तो सब कुछ भिन्न था, लेकिन असम युग्मकी में देखो क्या होगा, आकार इनका भिन्न होगा, मतलब एक छोटा हो सकता है दूसरा बड़ा हो सकता है, लेकिन इनके काम करने की, कार्य की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, समान होगी। तो कितने हो गए, तीन हो गए, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी। सब में तो सब चीज समान होंगी, विषम युग्मकी में सारी चीजें कैसी होंगी, आकार, आकृति, कार्य की सब भिन्न होंगे। इसमें आकार भिन्न होगा लेकिन बाकी चीजें कैसी होंगी, समान होंगी। तो इस आधार पर कितनी कैटेगरी बना दी, तीन कैटेगरी इसकी बना दी, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी। समझ में आगे पूरी बात। इसके अलावा बात करें, देखो इसका मुख्य शरीर जो होता है, मुख्य पादप का जो होता है, थैलस जो होता है किसका, शैवालों का, वो अगुणित होता है। कैसा होता है, वो अगुणित होता है, एन होता है। जब नर और मादा युग्मक जैसे संलयन करते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित क्या बनता है, युग्मनज बनता है। भाई अगुणित अगुणित आपस में मिलेंगे, द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा, 2n संरचना का निर्माण होगा, जिसको क्या कहेंगे, युग्मनज। लेकिन याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होता है, युग्मनज ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। और युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, युग्मनज में होने वाला विभाजन क्या कहलाता है, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप ये 2n स्ट्रक्चर, मतलब 2n जो संरचना है वो किस में बदल जाएगी, n में। ये जैसे ही अंकुरित होंगे तो ये शैवाल का निर्माण करेंगे, और जब यहाँ पर ये खुद n है तो नया बनने वाला शैवाल भी कैसा होगा, n अर्थात अगुणित होगा। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य पादप का कैसा होता है, इसका अगुणित होता है, n होता है। n और अगुणित और द्विगुणित मैंने आपको बता रखे हैं। जब अगर जोड़े के रूप में गुणसूत्र पाए जा रहे हैं किसी कोशिका में, जब तो वो 2n अर्थात द्विगुणित है। और अगर किसी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र यूं सिंगल के फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं, अकेले अकेले पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, n। समझ आ गई बात। तो इस प्रकार से क्या है, ये विभाजन कौन सा हो जाएगा, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन। मानव के अंदर उल्टा काम होता है, यहाँ युग्मनज बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, मानव में युग्मनज के बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है, अगुणित, लेकिन हमारा तो कैसा है, द्विगुणित।
ज्यादातर विकसित प्रकार के जो पादप होते हैं उनका भी द्विगुणित होता है, लेकिन शैवाल जो है वो सबसे कम विकसित पादप है, इसलिए इनका मुख्य पादप का जो होता है वो अगुणित होता है। समझ आ गई बात? तो ये इसके जनरल में जितने सारे लक्षण है वो मैंने आपको बता दिए। आगे इसका महत्व देखेंगे हम लोग, शैवालों का क्या महत्व है। महत्व, तो महत्व में सबसे पहली बात करें तो देखिए क्या है, शैवाल जो होते हैं वो CO2 को ठिकाने लगाते हैं, मतलब CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? देखो फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता है CO2 प्लस H2O दोनों जो होते हैं वो कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 बना दिया इन्होंने, भोजन का निर्माण कर लिया। तो इसका मतलब ये CO2 कहाँ आ रही है, किसमें? ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रहा है। तो इसमें CO2 यूज में ली जा रही है। अब ये CO2 एनवायरनमेंट में कहां से आई? ये CO2 जो है हम जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, CO2 बाहर निकाल रहे हैं श्वसन की क्रिया में, वो CO2 है ये। अगर ये मान लीजिए स्थिरीकृत नहीं की गई तो CO2 का लेवल तो बहुत बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में, तो दिक्कत इम्बैलेंसी पैदा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए शैवाल जो होते हैं CO2 का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और टोटल जो CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है उसका लगभग 50% किसके द्वारा किया जाता है? शैवालों के द्वारा किया जाता है। एक तो ये फायदा इनका हो गया। दूसरी कंडीशन अगर बात करें तो एक कैरामीन नाम का एक शैवाल है, जैसे ऐसे कुछ शैवाल है, तो ये शैवाल क्या करते हैं? रंजक प्रदान करते हैं। रंजक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाली संरचनाएं इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। समझ में आ रही बात? अगली बात करें तो देखिए कुछ शैवाल ऐसे हैं जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना, सिंडेस्मस। तो ये शैवाल क्या काम करते हैं, इनका क्या रोल है? ये शैवाल जो होते हैं इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, तो स्पाइरुलिना जो है, इस स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण उच्च पोषक आहार का काम ये करता है। तो इसलिए आपने सुना होगा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि पोटली बांध के ले जाए खाने की, तो कम से कम खाना, ऐसा खाना ले जाना चाहते हैं वो जो मात्रा तो हो उसकी कम, वेट तो उसका कम, लेकिन एनर्जी सोर्स के रूप में ज्यादा काम करे। तो इसलिए स्पाइरुलिना जो होता है उस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रमुख रूप से भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही बात? अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन है शैवालों का, कौन कौन से वर्ग हैं। तो इसके प्रमुख रूप से हम लोग 3 वर्ग यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो तो उनके बारे में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल, गुड बाय स्टूडेंट्स।